तो आज टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, 2-3 दिन पहले हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या बनता है प्रोडक्ट, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट का, वो हमने देखा था। मतलब हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था। आज हम लोग करेंगे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, ये सब देखना है, ठीक है। इसलिए इसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें कुछ लॉस होता है। मैं डायरेक्ट लॉस पे आ रहा हूँ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज द फर्स्ट लॉ। देखो, मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन पास करोगे उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने का चांसेस है, ठीक है। यही होता है फर्स्ट लॉ। मास और weight of substance oxidized or reduced is directly proportional to the charge passed by battery or to actually में charge utilized in process। देखो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग क्यों हैं? देखो, दिस इज द मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट। चार्ज पास्ड बाय द बैटरी एंड चार्ज यूटिलाइज्ड इन प्रोसेस, इन दोनों में सेकंड वाला लाइन ज्यादा एक्यूरेट है। बताओ क्यों? समय बताओ। तो जो बैटरी चार्ज पास करेगी वो डिसिपेट हो सकता है। हाँ, मतलब अगर हम 100 कूलम चार्ज देंगे तो 100 कूलम चार्ज यूटिलाइज नहीं होगा, मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, W प्रोपोर्शनल टू Q। W यहाँ पे क्या है? मास है, मास ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। Q क्या है? चार्ज है। तुम लोग फिजिक्स में करंट को I से रिप्रेजेंट करते हो या C से? फिजिक्स में करंट को I से करते हो, तो Q इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I इंटू टी, ठीक है। और देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन है, तो उसको हटाने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Z? अगर इफ चार्ज पास्ड इज 1, मतलब अगर आप 1 कूलम चार्ज पास करोगे, अगर 1 कूलम चार्ज पास करोगे तो जितना मास डिपॉजिट होगा दैट इज कॉल्ड Z। Z का नाम होता है इलेक्ट्रो केमिकल equivalent। If Q is equals to 1, then W is equals to Z when
1 coulomb charge is passed by battery mass of substance oxidized or reduced is equal to electrochemical equivalent. ठीक है, the electrochemical equivalent इसका यूनिट तो होगा ग्राम, मतलब ग्राम पर कूलम. ठीक है, the electrochemical equivalent and equivalent mass सेम नहीं है, इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना. electrochemical equivalent and equivalent mass दोनों सेम बात नहीं है. तो यहां तक तुम लोग चलो लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो. इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को आता ही होगा. मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, इन फैक्टर वगैरह यूज होगा. मैं इन सारी चीजों को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इन फैक्टर वगैरह यूज करूंगा. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पे इन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट मास यूज होगा. मैं बार बार यूज मतलब मैं उनको समझाने वाला नहीं हूँ. देखो Al3 प्लस है, Al3 प्लस से एल्यूमिनियम बनेगा. तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए प्रिया बताओ हमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा? प्रिया है क्या क्लास में? नहीं है. अदिति बताओ 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा? जोर से बोलो. 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा? अदिति बोलो जल्दी से. 3 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, अब तुम लोगों को मैंने एक पॉइंट बताया था, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इज 1 फैराडे. 1 फैराडे मतलब होता है 96500 कूलम्ब. चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे. तो यहाँ पे वी नीड 3 फैराडे चार्ज to deposit 1 mole aluminium. अच्छा, यहाँ पे what is the N factor of Al3 plus? 3. N factor of Al3 plus is 3. ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या होगा? उसका एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर. एटॉमिक मास क्या है इसका एल्यूमिनियम का? 27 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 9. तो यहाँ पे तुम एक चीज देख सकते हो, 3 फैराडे डिपॉजिट कर रहा है 27 ग्राम और 1 फैराडे डिपॉजिट कर रहा है 9 ग्राम, है या ना?
3 फैराडे डिपॉजिट कर रहा है 27 ग्राम या एटॉमिक मास वाला, 1 फैराडे डिपॉजिट कर रहा है इक्विवेलेंट मास वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फैराडेज लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, या इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। 10-15 जितना भी चाहे स्टार मार्क्स लगा दो तुम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे चार्ज will always oxidize or reduce equivalent mass of substance। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस टॉपिक का। सौम्य, जल्दी से मुझे एक चीज बताओ, E0 M3 प्लस से M2 प्लस का जो मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या है बताओ? E0 M3 प्लस से M2 प्लस का एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक क्या है बताओ? वो कम ऑन इंडिया वोट टू कांग्रेस। कम ऑन इंडिया वोट टू कांग्रेस, उसमें किन किन का पॉजिटिव होता है या किन किन का नेगेटिव होता है? सर वेनेडियम से नेगेटिव होता है। कहाँ तक? वी अच्छा वेनेडियम टी। से, हाँ अच्छा हाँ। अच्छा उसके बाद कौन है क्लास में? श्रुति बताओ। और एक मैंने ट्रिक बताया था, E0 M से M2 पॉजिटिव, वो ट्रिक क्या था? E0 M से M2 पॉजिटिव। सर तेरे बिना मन में क्रोमियम जिंक फिर कोई नहीं। लास्ट में कौन है? सर कॉपर। इनमें किस किस का पॉजिटिव होता है, किस किस का नेगेटिव होता है? सर Ti से Ni तक पॉजिटिव होता है और कॉपर का नेगेटिव। जल्दी से मुझे अदिति तुम बताओ, एसिड से हाइड्रोजन को इवोल्यूशन करने के लिए, एसिड से हाइड्रोजन को इवोल्यूशन करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रोड का या दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होना पड़ता है या नेगेटिव होना पड़ता है? एसिड से हाइड्रोजन गैस को इवोल्यूशन करने के लिए सामने वाले सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना पड़ता है या पॉजिटिव होना पड़ता है? रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना पड़ता है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होना पड़ता है, बहुत ही सुंदर बताया तुमने। जल्दी से आरुजा, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ऊपर से नीचे तक जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, जल्दी से बताओ। सर फ्लोरीन, फिर ओजो, फिर H2OH 2 माइनस, सम्मा थोड़ा इसको हेल्प करो। H2O2। सम्मा प्लीज हेल्प अरुजा। सर S2OH 2 माइनस के बाद H2O2, फिर MnO4 माइनस, और बोलो बोलो सुन रहा हूँ। फिर
Cr2O7. ओके, इमिनोफोर वाला कह रही है कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू? बोला था ना याद करने के लिए। बोलो कितना होता है? तनिष्क तुम बताओ। याद नहीं हुआ। ऐसा कोई है क्या जिसको याद है? सर प्लस 1.51। 5. हाँ, प्लस 1.51। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ले लेना तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो देखो जब 1 कूलम्ब डिपॉजिट करता है W ग्राम, ये बेसिक डिफरेंस है Z एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बीच में। 1 फैराडे डिपॉजिट करता है E ग्राम, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट मास सेम नहीं है। 1 कूलम्ब डिपॉजिट करेगा Z ग्राम, 1 फैराडे डिपॉजिट करेगा या रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा E ग्राम। E मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। अब देखो 1 कूलम्ब मतलब कितना फैराडे होगा? 1 फैराडे मतलब 9650 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब मतलब 1/9650 फैराडे। तो ये इतना करेगा। 1 फैराडे कितना करेगा बताओ? यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z इंटू 96500 है ना? तो Z इंटू 96500 इज टू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू ZQ। यहाँ से देखो Z इज इक्वल्स टू आ जाएगा E अपॉन 96500। तो मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल्स टू E अपॉन 96500 इंटू Q। This is the alternate form of first law of Faraday. ले लो इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है करंट एफिशिएंसी। देखो ये तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा, एक रेशियो है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ? तनिष्क बताओ, करंट एफिशिएंसी को हम कैसे लिखेंगे? करंट यूटिलाइज्ड अपॉन टोटल करंट पास्ट, ऐसा कुछ लिखेंगे। I actual या करंट नीडेड अपॉन I theoretical, ऐसे भी लिख सकते हैं। I used अपॉन I past। अब दोनों को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो चार्ज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं Q used अपॉन Q past। ठीक है, हो गया ये करंट एफिशिएंसी। उसके बाद है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे।
अच्छा ये बताओ, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लो दो सबस्ट्रेट हैं, दो अलग अलग मतलब आयन से, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करने से दोनों के लिए सेम मास डिपॉजिट होगा क्या? बताओ। नहीं होगा ना सर। दोनों नहीं होगा, बिकॉज दोनों का इक्विवेलेंट मास तो अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस लॉ का मेन बात क्या है, मान लो फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ चार्ज और करंट पास्ट, W प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास होगा, ठीक है। मान लो दो सबस्ट्रेट है, एक के लिए W1 प्रोपोर्शनल टू E1 और एक है W2 प्रोपोर्शनल टू E2, तो ये हो जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 बाई E2। ये दो जो मैंने बॉक्स बना दिया, यही होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। अच्छा, फर्स्ट लॉ से ये आ सकता है, देखो फर्स्ट लॉ पे हमने क्या किया है, ये W इक्वल्स टू E अपॉन 96500 इंटू Q, दो अलग अलग सबसेट लोगे, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा W1 इक्वल्स टू E1 अपॉन 96500 Q, W2 इक्वल्स टू E2 अपॉन 96500 Q, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ से ही सेकंड लॉ आ सकता है। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट तुम लोग खुद से लिख लोगे, मैं लिखा दूं? या तो एनसीईआरटी से लिख लेना, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ढूंढ के लिख लेना, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, बहुत ही आसान है सब, इतना सिंपल तो कुछ है नहीं इस चैप्टर में। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग अगर मैं मॉर्निंग में 5 बजे से क्लास लेता हूँ तो कर पाओगे एक आध दिन, 5 से 7? ऐसा कोई है क्या? अगर मैं मॉर्निंग में 5 बजे से क्लास लेता हूँ, तुम में से कोई क्लास कर पाएगा? सब लोग का पिन ड्रॉप साइलेंट है, साइलेंस है, ऐसा क्यों? जल्दी बोलो। अगर मान लो 2 बजे लेता हूँ क्लास, 2 बजे, तो ऐसा कोई है क्या जो क्लास कर पाएगा? इवनिंग वालों ने मुझे बताया 2 बजे से क्लास करने के लिए बोला है, इवनिंग वालों ने।
अब मॉर्निंग वाले से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर खुद से नहीं बोलोगे तो मैं लगा दूंगा उल्टा सीधा टाइमिंग। बताओ समय बताओ। सर यही सही है। ये नहीं क्लास, वो तो मैं तो एक आध दिन के लिए बोल रहा हूँ, वो तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए बोल रहा हूँ। वो तुम लोग का सिलेबस पीछे है ना। अरुजा, अरुजा, हाँ लो सर। अरुजा तो अभी सो गए। तुम 2 बजे से या 5 बजे से कौन से टाइमिंग में कंफर्टेबल हो जाता? सर 2 बजे मतलब सुबह के 2 बजे। नहीं मतलब 2 AM लिखा ना, 2 AM। हाँ तो सर एक 2 AM और एक 5 AM। तनिष्क, सर 2 AM में हमारे मम्मी पापा डर जाएंगे। साहिल 5 AM, 5 AM सर मैं। सर 2 AM ठीक है। साहिल का देखो 2 AM बोल रहा है साहिल। देखो 5 AM वाले जिस दिन क्लास होगा उस दिन सबको आने का जरूरत भी नहीं है। एक आध अगर 2-3 स्टूडेंट आ जाएंगे तो मैं क्लास ले लूंगा, उसके बाद वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है। तो तुम में से बताओ कौन, ऐसा कोई मुझे गारंटी दो 5 बजे कौन आएगा। अगर गारंटी दोगे तो मैं उठ के वीडियो बना, मतलब क्लास लूंगा। अगर तुम लोग बोलोगे सर आप खुद उठ के बना लेना वीडियो, उससे नहीं होगा, क्योंकि उसमें 1 घंटे का वीडियो बनाने में लग जाता है 2-3 घंटा। अगर सामने कोई रहता है तो टाइम कम लगता है। तो बताओ ऐसा कौन है जो 5 बजे क्लास करने आएगा, तो उसके साथ क्लास करके मैं रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा बाकी लोगों को। बोलो। कोई है क्या ऐसा? है कोई ऐसा? हम्म। अगर खुद से नहीं बोलोगे, अगर मैं तो रैंडमली किसी को अभी बोल दूंगा तुम रहोगे। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सौम्य का अभी शकल ऐसा होगी, सोच रही है सौम्य क्या करना है। तनिष्क, अरे तो बाल ही नहीं है हमारे। अच्छा हाँ, तनिष्क बताओ, तनिष्क बताओ। आ जाएंगे सर। उत्कर्ष बोल रहा है आ जाएगा, लेकिन उत्कर्ष तुम्हारा तो वो काम नहीं करता ना, तो मैं बात किससे करूंगा। तुम्हारा तो साउंड काम नहीं करता। चलो कोई नहीं, तनिष्क और उत्कर्ष आएगा, ठीक है। तनिष्क एंड उत्कर्ष हाँ, बता दूंगा कब कब आना है।
तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। सर इसमें निकालना क्या है? टू प्रिपेयर, अच्छा ये चार्ज चार्ज निकालना है। ऑप्शन है तुम लोगों को सबसे ज्यादा सिलेबस भी किसमें हो गया? मैथ्स में? हेलो जेई वाले, तुम लोगों का सबसे ज्यादा सिलेबस अभी किसमें हो गया है? सबसे कम का पता है फिजिक्स में। सर ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। सर ए। सर हाँ ए होगा, ए होगा आंसर। ठीक है, ये 5.12 kg है, 100 ग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, मोल्स वोल्स निकाल हाँ लोगे। सर ए। 5.12 किलोग्राम को कन्वर्ट कर लो ग्राम में, उसके बाद वहां से मोल्स निकाल लो। मोल्स निकल जाएगा तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए लगता है 3 फैराडे चार्ज। और क्वेश्चन में जितना मोल आ रहा है उसके लिए तुम निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई है क्या जिसको मैं ये क्वेश्चन को कर दूं? अगर किसी को डाउट है जल्दी बताओ, मैं पूरा करके दे दूंगा। किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ, मैं पूरा करके दे दूंगा। सही कर जवाब नहीं। दीजिए। समय जल्दी से बताओ। 5.12 kg, इसको मोल में जब कन्वर्ट किया कितना आया? नहीं किया मोल में कन्वर्ट। क्या किया बताओ? ऐसे ही ग्राम से कर लिया? हाँ, मतलब 27 ग्राम का 3 फैराडे ऐसे करके। अच्छा, जब 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम, 27 ग्राम के लिए चाहिए 3 फैराडे, एक के लिए चाहिए इतना। 5.12 10⁻³ इसके लिए चाहिए इतना। आ जाएगा आंसर यहाँ से? नहीं। और उसके बाद ये तो फैराडे आया, उसके बाद उसको कूलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? और जो बताओ इस केस में एन फैक्टर कितना होगा? सर 4 दूर फूर क्या बोल रहे हो तुम? 2 दूर 1 दूर, अच्छा 1 तुक्का लगाया। अरे एन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है बताओ तो? एन फैक्टर क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? सर इसमें क्या करना है, वो डिस्कनेक्ट हो गया है। इसमें मुझे बताना है एन फैक्टर क्या है, कितना एन फैक्टर है?
सब में बोलो, इन फैक्टर का डेफिनेशन क्या है? moles of electrons transferred, मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, खत्म। for 1 mole substance. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर, तुम लोगों को मैंने बोला था ना पढ़ के आने के लिए, इन फैक्टर मोल्स ऑफ ये एक ही बार बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर 1 मोल सब्सटेंस। इस रिएक्शन में अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो क्या बताओगे? इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? 2 mole. दूर 1 मोल। ये Cu प्लस है ना, एक Cu प्लस ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक Cu प्लस ने वो इलेक्ट्रॉन लिया, तो ट्रांसफर कितना हो रहा है? 1 ही मोल हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है 1 मोल, और कॉपर प्लस यहाँ पे कितना है? 2 मोल। 2 मोल कॉपर प्लस ट्रांसफरिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इन फैक्टर कितना होगा? 1/2। और यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बोला था ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है N1 × N2 अपॉन N1 + N2। ये फॉर्मूला देख लेना, नहीं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे इन फैक्टर हो गया 1/2। तो इस केस में 1 मोल कॉपर प्लस को मतलब रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कितना फैराडे चाहिए होगा? यहाँ पे 1 मोल कॉपर प्लस के लिए हमें कितना फैराडे चाहिए होगा? दो मोल कॉपर प्लस के लिए चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 फैराडे। तो 1 मोल कॉपर प्लस के लिए चाहिए होगा 1/2 फैराडे। फॉर 1 मोल Cu प्लस we need 1/2 फैराडे। मतलब इन फैक्टर नंबर ऑफ फैराडे बताएगा। इन फैक्टर नंबर ऑफ फैराडे बताएगा। मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उतना ही, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो फैराडे कितना होगा? 2 फैराडे होगा, होगा नहीं होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो यहाँ पे जितना मोल इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही फैराडे होगा। मतलब इन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ फैराडे। इन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एफ। तो इन फैक्टर के डेफिनेशन में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल सब्सटेंस। नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल सब्सटेंस, इसको ऐसे भी लिख लेना, नंबर ऑफ फैराडे required for 1 मोल सब्सटेंस। यहाँ पे तुम लोग इसको अच्छे से लिखना, थोड़ा ये गंदा हो गया है, कॉपी में इसको अच्छे से लिखना। तो इन फैक्टर इज इक्वल टू इन नंबर ऑफ फैराडे। हो गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए इन फैक्टर निकाल लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है 1 मोल Al2+ के लिए कितना फैराडे चाहिए होगा? फॉर 1 मोल Al2+, सॉरी Al नहीं, अब A, for 1 mole A2+, how many
Faraday required. जल्दी से बताओ. 1 इन फैक्टर निकाल लोगे? निकाल लिया तुम लोग इन फैक्टर? अरे जो तुम्हारा कितना आ रहा है इन फैक्टर? सर 1 इन फैक्टर 1 है तो फैराडे भी 1 होगा. नंबर ऑफ फैराडे भी आपका 1 होगा. इन फैक्टर अगर समझ नहीं आ रहा है बाकी लोगों को, मैंने लास्ट ईयर डिटेल में समझाया था, इस बार भी मैंने बोला था लगेगा इन फैक्टर, तुम लोग रिवीजन करके आना. जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया है जाके फिर से रिवीजन कर लें, मैं इसको नहीं समझाऊंगा दोबारा. तो ये हो गया नंबर ऑफ फैराडे. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे तुम लोग जब ये वाला एग्जांपल स्टार्ट करोगे ना, ये वाला एग्जांपल, तो हेडिंग लगा देना कॉपी में, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. इस जगह पे आप हेडिंग लगा देना डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. तो चलो हो गया. इसके बाद देखो, अच्छा ये जो वाटर का ऑक्सीजन वाला पहले रिएक्शन है, पेपर. इसका हाँ. वाटर का जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ऐसा होता है. ठीक है. तो मुझे बताओ यहाँ पे ये 1 मोल बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है ना, ये बैलेंस नहीं है. नहीं, बैलेंस है. 1 मोल ऑक्सीजन गैस इवोल्यूशन करने के लिए कितना फैराडे चाहिए होगा? हमें 4 फैराडे चाहिए होगा. 1 मोल O2 का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर एट 1 ATM एंड 273 केल्विन. तो एग्जाम में अगर वॉल्यूम दिया रहेगा उससे भी तुम कर सकते हो. 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस इवोल्यूशन करने के लिए हमें चाहिए होगा 4 फैराडे. तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए H2O के लिए इन फैक्टर कितना होगा, व्हाट विल बी द इन फैक्टर फॉर H2O? बताओ. बताओ सौम्य. संस्कृति बताओ, यहाँ पे H2O का इन फैक्टर कितना होगा? सर 2 हाँ 2 होगा. 2 मोल H2O के लिए चाहिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए चाहिए होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 2. ऑक्सीजन का कितना होगा? 4 होगा. ठीक है. तो ये सब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है. अच्छा, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट.
अच्छा, इसके बाद देखो ये एक नया टॉपिक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्चुअली में 3 पार्ट है। एक गैल्वेनिक सेल, एक आपका होगा इलेक्ट्रोलिसिस, लास्ट में है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब इससे पहले मैं तुम लोगों को 15-16 क्वेश्चन दूंगा कल करके आने के लिए, ठीक है? तो आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं या नहीं करूं, जल्दी बताओ। अच्छा, तुम लोगों के पास अभी घर में टाइम बहुत सारा है ना? कुछ दिन से तो ऑर्गेनिक का वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम लोगों को मैं इनऑर्गेनिक का कुछ वीडियो भेजूं क्या? जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा कोर्स। समय तो ना केवीपीवाई है ना एग्जाम नवंबर में। सर पोस्टपोन नहीं होगा? अगर ना हुआ तो तब क्या करोगे? तो वैसे भी नहीं दे पाएंगे, अभी कहाँ से होगा? नहीं बताओ तो। एक चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका भी भेज दूं क्या वीडियो एक एक करके? मतलब हफ्ते में 2 वीडियो ऐसे करके। आसान है चैप्टर, दिक्कत नहीं है, इनऑर्गेनिक है ना। तुमको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। अभी तुम्हारा काम होगा वीडियो देख के समझना और नोट्स बनाना, बाकी तो क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये क्या लिखे भेज दो? हाँ भेज दो भेज दो, किसने लिखा है भेज दो। कौन है ये, कौन है ये? किसी एक ने लिखा है भेज दो। ओके ओके, किसने लिखा है ओके? दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तनिष्क बताओ क्या करना है तनिष्क? भेज दीजिए सर। मतलब हफ्ते में 2 भेज देंगे, मतलब उसमें कंपलसरी नहीं है, मतलब कंपलसरी मतलब हाँ देखोगे तो नोट्स अच्छे से लिख लोगे। मतलब ऐसा नहीं उसको देखोगे और नोट्स नहीं लिखोगे तो बाद में टाइम फर्जी में टाइम वेस्ट होगा। अगर भेज दूंगा तो उसको देख के नोट्स बना लेना। अभी तुम्हारा काम होगा वीडियो को देख के समझना और नोट्स बनाना, बाकी तो क्वेश्चंस वगैरह बाद में करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो कल परसों से भेजना स्टार्ट कर रहा हूँ। कल तो भेजूंगा नहीं तुम लोगों को, कल मैं न्यूमेरिकल दूंगा करने के लिए। चलो ठीक है। सबसे एक बार पूछ लेता हूँ अलग अलग से। और ये बताऊँ, हफ्ते में 2 वीडियो भेजू हाँ या ना? भेज दो सर। और दीदी हाँ या ना? भेज दो सर। उससे मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्लास में, ठीक है, किसी से। तो तुम लोग नोट्स बना के रखोगे। नीरज, चलो मैं अगर पूछूंगा तो कोई ना तो नहीं कहेगा, तो पूछने का कुछ फायदा नहीं है, इसीलिए क्लास आज यहीं पे खत्म, ठीक है? मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। चलो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।